जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। आई होप आपने कल लास्ट लेक्चर जो है कवर किया होगा, जिसमें मैंने आपको कोर्ट रिलेटेड करंट इवेंट्स जो भी हुए हैं वो करवाए थे, उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करवाया था। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कोर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे, जो भी एब्रिविएशंस हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ मैं आपको टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा और इनके क्या क्या रेलिवेंस है, पीछे वाले एग्जाम्स में कैसे इसमें से क्वेश्चन आए और आगे क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी साथ साथ कवर करेंगे। ये एक होली सोली आपका रिवीजन सेशन है, ठीक है। तो अच्छी कंसंट्रेशन पढ़ना। मुझे लगता है आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मुझे कवर करवानी है, बट आप पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ोगे क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस रेप्लिकेट हुए हैं पिछली बार और हो भी सकते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट फुल फॉर्म, सिंपल फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे एजी के साथ, ठीक है। एजी स्टैंड्स फॉर अटॉर्नी जनरल। क्या होते हैं एजी? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं, अगर एग्जाम में आपको सीधा आ जाए, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? तो वो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आपने अगर अपना केस लड़ना हो तो आप किसको करोगे? हायर करोगे, लॉयर एडवोकेट लेके केस लड़ोगे। बट फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने अपनी बात रखनी है, गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ते हैं वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली लॉ के सारी चीजें देखते हैं, इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के साथ डील करता है? आर्टिकल 76, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब फॉर एग्जांपल इनको रिजाइन करना है तो ये भी अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं। अब अगर किसी पर्सन को अटॉर्नी जनरल बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो इनके लिए ये क्राइटेरिया है कि इनकी मतलब एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हो तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अटॉर्नी जनरल बनने का। फॉर एग्जांपल सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद 65 ईयर से कम एज होनी चाहिए, उसके बाद 5 साल तक ये किया होना चाहिए, 10 साल ये किया होना चाहिए, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था। तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, उसकी अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए एटलीस्ट आपके लिए जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो सारे फीचर्स होने चाहिए, तभी आप जो है एक अटॉर्नी जनरल बन सकते हो। तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हो, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हमारे इसका टेन्योर फिक्स नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, बट क्या अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है क्या अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तो बिल्कुल आर्टिकल 76 जो है डील करता है अटॉर्नी जनरल के साथ, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल को हेल्प करने के लिए सोलिसिटर जनरल होते हैं। क्या होते हैं? सोलिसिटर जनरल, ठीक है। सोलिसिटर, एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं केसेस वगैरह देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये जो आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। आर्टिकल 76 इनके साथ डील करता हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता हो। इनका रेजिग्नेशन भी ये अगर अपना देना चाहे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनको हेल्प करने के लिए सोलिसिटर जनरल वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तो आ गया पूरे इंडिया की। अगर मैं बात करूं किसी स्टेट की बात करूं या अपनी यूटी की बात करूं, तो हर स्टेट या यूटी जो गवर्नमेंट होगी उसको हेल्प करने के लिए कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एडवोकेट जनरल। तो एक स्टेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे इस स्टेट के अंदर वो कौन होंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ केरला उसको बोलेंगे, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ केरला। तो क्या एडवोकेट जनरल में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है? बिल्कुल। कौन सा आर्टिकल डील करता है? 165। कौन सा आर्टिकल डील करता है? 165 आर्टिकल डील करता है, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। जिस स्टेट में ये, जिस स्टेट के एडवोकेट जनरल है उस स्टेट के गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा, अपना रेजिग्नेशन भी ये गवर्नर को देंगे, ठीक है। और इन अगर आप एडवोकेट जनरल बनना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है? मतलब आप एक जज ऑफ हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट की होनी चाहिए, तभी आप एडवोकेट जनरल के लिए एलिजिबल हैं, आपको अपॉइंट किया जा सकता है एडवोकेट जनरल। और कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 165 डील करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने, देखो बताने में तो मैं आपको यहाँ पे बता देता है एजी स्टैंड फॉर अटॉर्नी जनरल, बट बेनिफिट नहीं है क्योंकि एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड, तो वो भी साथ साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो हमें कवर करनी है? एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म पिछली बार भी पूछी गई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडीआर स्टैंड फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो अब अगर आप चाहते हो कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्रों में मत पड़ो, ठीक है, उसके बाहर ही निपटारा हो जाए आपके केस का, तो आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को यूज कर सकते हो। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा किसी के साथ विवाद है तो हम कोऑपरेटिवली काम करें और डिसीजन मतलब अपना ले लें, अपनी बात को सॉल्व कर लें, हमें कोर्ट के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। ये चीज को बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसकी तो पहले आपको फुल फॉर्म अच्छे से पता होने चाहिए।
दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों लाया गया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कंसेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि केसेस की पेंडेंसी कोर्ट में बहुत ज्यादा थी और इतने केसेस कब लड़ते लड़ते कब बात बनती, इसीलिए उन्होंने एक अल्टरनेट मेथड लगा दिया कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब इसकी टाइप्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एडीआर की अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे कैसे किया जा सकता है, आर्बिट्रेशन के मेथड से भी आप अपने जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकते हो आर्बिट्रेशन के मेथड से। दूसरा एक कॉन्सिलिएशन का मेथड होता है, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉन्सिलिएशन का मेथड भी यूज किया जा सकता है, कॉन्सिलिएशन का मेथड। उसके बाद एक मेथड होता है मीडिएशन, मीडिएशन का मेथड भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद नेगोशिएशन भी हो सकता है, नेगोशिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ना थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सिलेशन में क्या होता है, मीडिएशन में क्या होता है, नेगोशिएशन। अगर एग्जाम में आए ये सारे वर्ड्स तो आपको पता होना चाहिए सारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट हैं, ये उस मैकेनिज्म के अंदर आता है। आर्बिट्रेशन में कुछ नहीं होता, आर्बिट्रेशन में जो भी आपका झगड़ा है ना उसको बेसिकली क्या किया जाता है, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल काइंड ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाता है, ठीक है, वो डिसीजन लेती है। और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जो डिसीजन लेगी उसको बोलेंगे अवार्ड। क्या बोलते हैं, अवार्ड। ये वर्ड याद कर लेना। मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेशन वाले में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी के साथ विवाद है तो हम अपना केस एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लेके जाएंगे और ट्रिब्यूनल जो डिसीजन सुनाएगी उसको बोलेंगे अवार्ड। और जो ये ट्रिब्यूनल डिसीजन सुनाती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम ये बाइंडिंग होता है, मतलब मानना पड़ता है दोनों पार्टी को, और राइट ऑफ अपील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आर्बिट्रेशन में कोई डिसीजन निकला, अब मैं बोलूं मैं कल इस केस को मुझे नहीं पसंद आया, मैं इसको हाई कोर्ट में ले जाऊं, तो ऐसा अपील का नहीं होता, ठीक है। आर्बिट्रेशन में अवार्ड इशू किया जाता है और अवार्ड को मानना पड़ता है दोनों पार्टीज को, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, कॉन्सिलिएशन। थोड़ा थोड़ा फर्क इनके बारे में पता होना चाहिए। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, मतलब एक इम्पार्शियल से थर्ड पार्टी हम चुन लेते हैं, ठीक है, एक थर्ड पार्टी होती है जो हेल्प करेगा दोनों पार्टीज को केस को सॉल्व करने में, ये चीज आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी के साथ झगड़ा है, हमने एक थर्ड पार्टी को चुना कि वो हमारा जो है सुलह करवा के एक डिसीजन देते। अब वो अपना फॉर एग्जाम्पल अपनी रिकमेंडेशन देता है कि आप इस मामले में ये ऐसा करो, ठीक है। अब हम चाहे माने या ना माने, ये कोई बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। जो थर्ड पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो हमें मानना या ना मानना, हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं उस कॉन्सिलिएशन की रिकमेंडेशन को, जरूरी नहीं है हमें उसको मानना, ठीक है। अब मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएशन में बेसिकली जो थर्ड पार्टी होती है ना, मीडिएशन में जो थर्ड पर्सन होता है वो मीडिएटर का काम करता है, दोनों में सुलह करवाने का काम करता है। वो कोई डिसीजन नहीं लेता, वो कोई मतलब अपना नहीं बताता कि ये चीज मानो, ऐसा नहीं होता। वो जस्ट मीडिएट करके करते, हम दो पर्सन ही खुद में सॉल्व है चीजों को, वो जस्ट मीडिएट करवाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं मीडिएटर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मीडिएशन। और नेगोशिएशन तो आप सब कर रहे हैं, नेगोशिएशन का मतलब होता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं है, मैंने और आपने आपस में मिलकर ही चीज को सॉल्व कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। ये सारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म है। वापस बता देता हूं, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप अपना केस एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लेकर जाओगे, वो अवार्ड देगा, मतलब जो डिसीजन देगा उसको बोलेंगे अवार्ड, तो वो मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप अपील भी नहीं कर सकते मैक्सिमम केसेस में। कॉन्सिलिएशन में क्या होगा, एक थर्ड पार्टी हम चूज करेंगे, थर्ड पार्टी हमें रिकमेंड करेगा ये करो, अब हमारी मर्जी है, हम वो माने या ना माने ये हम पर है, ठीक है। मीडिएशन में क्या होगा, एक मीडिएटर होगा जो हमारे बीच सुलह करवाने की कोशिश करेगा, वो कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो हमें जस्ट मोल्ड करेगा कि आप ऐसा कर लो, ठीक है, वो मीडिएशन का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो दूसरे बंदे को बोलेगा नहीं यार ये अच्छा है, आपको बोलेगा वो अच्छा है, तो ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेगोशिएशन में क्या होता है, नेगोशिएशन में क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी को यूज नहीं करते हो, आप खुद ही अपने मैटर को सॉल्व करने की प्रोसेस को करते हो, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या जो हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके साथ रिलेटेड चीजें जैसे एलएसए, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये सारा कल मैंने बताया हुआ है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या होता है, मतलब फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को। ये एक्ट का पास हुआ था 1987 में, ये डेट भी याद कर लेना, मे बी एग्जाम्स में पूछा जा सके, ठीक है। इसके रिलेटेड एक और एक्ट है आर्बिट्रेशन के रिलेटेड, जिस एक्ट का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट का क्या काम होगा। बेसिकली ये मीडिएशन करवाने का ही काम करता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट कब आया था, 1996 में। थोड़ा इनके बारे में, इनकी डेट्स भी थोड़ा पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह आपको पता है लोक अदालत भी लगती है, जहां पर क्या होता है कि लोक अदालत में केसेस को बाहर ही सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ट्रेडिशनल कोर्ट से बाहर निकल, तो लोक अदालत वाला वो केस पे, वो भी एक तरह का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म। ये सारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आती हैं चीजें, ठीक है। अब एक चीज इसमें रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। ये प्ली बार्गेनिंग एक, हम साथ से टर्मिनोलॉजीज भी कवर करते जाएंगे। प्ली बार्गेनिंग एक टर्म यूज होती है कोर्ट में बहुत ज्यादा, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है,
देखो प्ली बार्गेनिंग बेसिकली होता है प्री ट्रायल नेगोशिएशन। प्री ट्रायल नेगोशिएशन कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई अक्यूज है और प्रोसिक्यूशन वाला है, दो बंदे हैं वहां पर। अब वो क्या करते हैं, ट्रायल होने से पहले ही आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एग्री कर जाते हैं, एक अपनी गलती मान लेता है और दूसरा उसको कंसेशन कर देता है, इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। फॉर एग्जांपल देखो यार, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक की गलती थी एक ही नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रायल होने से पहले किसी को लग गई, ट्रायल होने से पहले वो आपस में ही क्या कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, थोड़ा कंपनसेशन वाला सीन हो जाता है, जो भी है, इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन एक्यूज्ड। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर अभी तो आपने 3 फुल फॉर्म से पढ़ाई, इतना टाइम लगे। देखो ये स्टार्टिंग वाली में मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद फुल फॉर्म जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, एंड द प्रोसिक्यूशन। तो अगर ऐसा टर्म यूज होता है एग्जाम में, ऐसी डेफिनेशन आती है, तो उसका मतलब प्ली बार्गेनिंग होता है। ये चीज आप याद करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। हमने क्या पढ़ा, अटॉर्नी जनरल पढ़ा, एडवोकेट जनरल पढ़ा, हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी की फुल फॉर्म देखी, हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उसकी टाइप्स देखी, उसका क्या क्या बेनिफिट है, ये सारा हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक टर्म होती है एओआर। एओआर की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है। एओआर स्टैंड फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखो एक वीडियो जो मैंने टर्मिनोलॉजीज पे वीडियो लाई हुई है, उसको अच्छे से जाके कवर कर लो। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट में एक भी लेक्चर मिस मत करना एग्जाम में जाने से पहले, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको। जितना आप बोलते हो ना कि मतलब वीडियोस देके टाइम वेस्ट होगा, इन वीडियोस पे टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको, बट एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। वहां पर मैंने आपको लॉयर, एडवोकेट, इन सबका डिफरेंस पढ़ाया था। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एओआर की फुल फॉर्म होती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, देखो अगर आपने कोर्ट में केस लड़ना है तो बंदा एडवोकेट होना चाहिए, उसने बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। लॉयर क्या होता है, जिसके पास ये लॉ की डिग्री होती है, और अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता है पास किया तो एडवोकेट बन जाता है। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आए थे 2013 में, ठीक है। 2013 में, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट में, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स आए, ठीक है। उस रूल्स के तहत, उस रूल्स में जो ऑर्डर 4 था, ऑर्डर 4 है, उसमें बात की गई है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 145 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 145, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब वो समझ लो, वो एडवोकेट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में प्ली कर सकते हैं किसी पार्टी के लिए, उनको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रूल्स में आते हैं, उनके ऑर्डर 4 में उनका नाम होता है, और वो जो है प्ली कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसे हर किसी को सुप्रीम कोर्ट में प्ली करने के लिए अलाउड नहीं होता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद जैसे एससी स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट, एससी स्टैंड फॉर हाई कोर्ट, ये सब चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कर लोगे। जैसे एलएलबी, एलएलबी क्या होता है, एलएलबी भी आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली बैचलर ऑफ लॉ डिग्री है, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ। जैसे आपने बीए करी होगी या बीएससी करी होगी, मतलब अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन डिग्री जिसे बोलते हैं, तो लॉ की जो ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन डिग्री जो होती है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो होता है लॉ में, उसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ लॉ। इसको बैचलर्स ऑफ लॉज बोलते हैं, या बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ लॉज भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव लॉज भी कहते हैं, ठीक है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है बैचलर ऑफ लॉज, इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह एलएलएम भी पूछा जा सकता है, ये हो गया मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है। मास्टर ऑफ लॉ मतलब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो की, जैसे किसी ने एमएससी फिजिक्स करी है, किसी ने केमिस्ट्री करी है, इसी तरह अगर वो लॉ में मास्टर करता है तो उसको बोलते हैं एलएलएम। क्या बोलते हैं, एलएलएम, जो वो हो गया मास्टर्स ऑफ लॉज। तो ये भी बहुत सिंपल था, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम में आ जाए, आईसीजे क्या होता है, आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए फुल फॉर्म है आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहली बात, ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, सारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन कहां पर, मैक्सिमम जो ऑर्गन है वो सारे का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, बट आईसीजे का हेडक्वार्टर पूछेगा हेग नीदरलैंड में। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है, कहां पर हेडक्वार्टर है, हेग नीदरलैंड। मतलब ये डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, उनको सॉल्व करने का काम करता है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1945 में बना था, बट इसने जो पहला अपना वर्किंग स्टार्ट की थी वो अप्रैल 1946 में करी थी। कब स्टार्ट की थी अपनी वर्किंग जो है वो अप्रैल 1946 में स्टार्ट करी थी। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हेग नीदरलैंड में है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें 193 स्टेट अभी पार्टीज हैं जो इसमें काम करती हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट देखो, आईसीजे हमने कर लिया, फिर पीआईएल। पीआईएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीआईएल इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फॉर एग्जांपल
पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में लिटिगेशन फाइल कर सकता है, ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, मतलब लार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉन्डेड लेबर है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर है, उनका कोई मैटर है तो आप कर सकते हो, वुमेन में कोई एट्रोसिटीज हुई है तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हो, ठीक है। पीआईएल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हो सकती है। पीआईएल का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से, अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से, ठीक है, ये चीज याद रखना, अमेरिकन से हमने लिया हुआ है ये पीआईएल का कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीआईएल क्या होता है? पीआईएल स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब आप पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन, तो पीआईएल फाइल हो जाती है, ठीक है, तो इस चीज के लिए आप पीआईएल लेते हो, ये चीज आपको समझ आ गई। इंडिया में अगर पीआईएल का कंसेप्ट देखो, अमेरिका से हमने लिया, इंडिया में जो पीआईएल का कंसेप्ट जो है ना, बेसिकली उसमें आपने नाम याद रखना है, जस्टिस कृष्णा अय्यर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कृष्णा अय्यर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में पीआईएल को लाने में। 1976 में इंडिया में पीआईएल की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। एक केस था जिस केस का नाम था मुंबई, ऑल्दो ये नहीं पूछेगा बट फिर भी बता देता हूं, मुंबई कामाघर सभा, मुंबई कामाघर सभा वर्सेस अब्दुल थाई, ये केस था। इस केस में जाके पीआईएल की बेसिकली बात हुई है, ठीक है। तो पीआईएल जो है इनिशियली इंडिया में जस्टिस कृष्णा अय्यर, आपने नाम याद रखना है, 1976 डेट याद रखनी है। पीआईएल की फुल फॉर्म हमने देख ली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब एक कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जीरो एफआईआर का, ठीक है, जीरो एफआईआर का, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉग्निजेबल क्राइम होता है, कॉग्निजेबल क्राइम होता है तो आप जाते हो पुलिस स्टेशन में, तो वो जो रिपोर्ट बनती है पहली हैंड पे, फर्स्ट हैंड पे रिपोर्ट बनती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। मैं बताता हूं इसके बारे में, बट पहले जीरो एफआईआर समझो। जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल मतलब होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई केस हुआ, फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो अब एक्सीडेंट कहीं पर हुआ, जो भी इमीडिएट आपका पुलिस स्टेशन है आप उसमें जाके एफआईआर करोगे, ठीक है। मान देखो हुआ क्या, ये बेसिकली इसकी स्टोरी समझो, जीरो एफआईआर का कंसेप्ट कहां से निकला। देखो आपको पता है 2012 में जो निर्भया गैंग रेप हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो वो गर्ल थी वो बैठी किसी और जगह से और उसको उस गाड़ी में लेके जाके आगे रेप करके उसको कहीं और फेंका गया, ठीक है, ये आप सबको पता है। अब जहां पर उसको फेंका गया, जब वो गए रिपोर्ट कराने के, उन्होंने बोला कि ये गाड़ी वहां, लड़की वहां से गाड़ी पे चढ़ी तो ये केस उस थाने का बनता है, और जहां पर वो गिरी उन्होंने बोला कि ये लड़की वहां से मिली तो केस उस थाने का बनता है। तो पहले क्या होता था कि मतलब केस कहां पर हुआ, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो थाना आएगा वो उस पर लड़ेगा। अब इतना बड़ा केस हो गया और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कोई बोलेगा ये इस थाने का नहीं है, कोई बोले उस थाने का नहीं है। तो उस निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे, किसकी रिकमेंडेशन पे? जस्टिस वर्मा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में आए ना आए आपको पता होना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आया। कहने का मतलब अब कहीं पर भी क्राइम हुआ है, अगर आप किसी जगह पे पहुंचे हो, किसी भी स्टेशन आपके सामने, और अगर कॉग्निजेबल क्राइम है, मैं भी बताऊं जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप है या कुछ ऐसा क्राइम है जो क्राइम से कॉग्निजेबल की फील्ड में आते हैं, ऐसा कोई क्राइम है, तो अब आपने ये नहीं सोचना कि वहां पर क्राइम हुआ तो उसी स्टेशन पे जाना, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेशन में जाके एफआईआर करवा सकते हो, ये होगी जीरो एफआईआर। फिर वो जो थाने वाला होगा वो जिस जगह पे क्राइम हुआ है उस थाने वाले को फोन करके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाएगा, ठीक है। बट आप किसी भी थाने में जाके जीरो एफआईआर कर सकते हैं कॉग्निजेबल क्राइम के केस में, ठीक है। तो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो जीरो एफआईआर में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप उसी जिस जगह पे क्राइम हुआ उसी थाने में जाओ, आप किसी और थाने में जाके भी रिपोर्ट कर सकते हो, जो इमीडिएटली आपके पास साउंड है आप उस थाने में जाओ, जीरो एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया जीरो एफआईआर का कंसेप्ट, जस्टिस वर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद ये कंसेप्ट आया। और एफआईआर की बात करें, एफआईआर क्या होता है? एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मैंने आपको बता दिया। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके बाद जो एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करती है, कौन प्रिपेयर करता है? रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है पुलिस, इंफॉर्मेशन लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद, मतलब ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, रिटन डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सर आप कब से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हो, ये होते क्या है? देखो दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और दूसरे हो गए, इंपॉर्टेंट है यार देख लो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कौन से? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्या होते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो बड़े लेवल पे, मतलब गलत काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर कर दिया किसी का, किडनैपिंग होगी, रेप हो गया, ठीक है, मतलब ये वाले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए अगर कोई भी ऐसा केस होता है
तो पुलिस वाले जो होंगे एफआईआर लिखेंगे ही लिखेंगे। एफआईआर लिखने के बाद वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, उनको वारंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं बंदे को, बट उनको विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, बट उन्होंने उस बंदे को 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, बट उसमें वो जो टाइम ट्रेवलिंग का होता है वो बीच में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी का पैसा ले लिया या कुछ ऐसे वाले केसेस जो होते हैं इनको बोलते हैं, या किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया, ऐसे वाले केसेस नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। इसमें जो है बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोर्ट की परमिशन लेके ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, वो नॉन कॉग्निजेबल। तो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में होती है, ये चीज याद कर लेना। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बिना भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक तो आपका एग्जाम है, बट दूसरा आपको जीरो एफआईआर के बारे में पता होना चाहिए। कल अगर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हमें पता नहीं होता, आपको पता है एक हमारे एक लॉ है जो कहता है कि अगर कोई एक वुमेन है, अगर कोई गर्ल है, वो ट्रेवल कर रही है और अगर उसने वॉशरूम यूज करना है, ठीक है, तो अगर कहीं पर वॉशरूम अवेलेबल नहीं है और एक 5 स्टार होटल वाला भी एक गर्ल को वॉशरूम यूज करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, ये एक लॉ है, बट हमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज होगी, आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर किसी गर्ल को वॉशरूम जाना है तो वो इजीली किसी भी होटल में जाके वॉशरूम उनको यूज करने के लिए बोल सकते हैं, अगर वो मना करेंगे तो उनको दिखा देना। इसी तरह जीरो एफआईआर का अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप कैसे इस चीज को यूटिलाइज करोगे? तो कुछ चीजों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। एक तो आपका एग्जाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बट इससे भी बढ़कर यह है कि आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और जो फुल फॉर्म है एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीओए। तो पीओए कोर्ट रिलेटेड में किसके लिए यूज किया जाता है? पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी होता है पीओए, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है, फॉर एग्जांपल लीगल ऑथराइजेशन में अपनी किसी को दे देता हूं, ठीक है, मतलब मैं अपने अपने आपको लीगली किसी को ऑथराइज कर देता हूं कि वो जो बात बोलेगा वो मेरी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो एक कोर्ट में केस लड़ने जाते हो तो आप अपनी अटर्नी देते हो किसी वकील को, तो वकील जो है बेसिकली आपके बिहाफ में बोल रहे हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी एक तरह का मतलब आप किसी को अपने बिहाफ में बोलने के लिए, काम करने के लिए बोलते हो, ठीक है, मतलब हम प्रिंसिपल होते हैं जो उनके पास जाते हैं और वो बेसिकली हमें हमारे रिस्पेक्ट में जो है वो काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। इसी के रिलेटेड एक टर्म होती है जीपीए, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी। तो ये भी आप याद कर लेना, मे बी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो आपको लग रहा होगा कि फुल फॉर्म्स कम कवर हो रही है, बट फुल फॉर्म के साथ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ना, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएगी, तो तब नहीं बोलना कि आपको पता है ये रिवीजन सेशन चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म बोला है तो फुल फॉर्म से पढ़ानी है, मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवानी है आने वाले 2-3 दिनों में, वो भी डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। अगर आप ऐसे ही करोगे, जैसे मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का या कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो फिर कैसे ही होगा, ऐसे फिर चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एक्ट है पॉस्को एक्ट, तो इसकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। पॉस्को स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है, बच्चों को बचाना सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उसके लिए एक एक्ट आया, जैसे मतलब जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होता है, बेसिकली ये एक्ट आया था 2012 में, ठीक है। क्यों आया था? क्योंकि बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आया था ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। कब आया था? 1992 में। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन निकाला फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसा करके, तो चिल्ड्रन के राइट के लिए एक उन्होंने कन्वेंशन निकाला, उसको बेसिकली रेटिफाई करके इंडिया ने उसके लिए एक पॉस्को एक्ट लाया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। उसमें क्या है, बेसिकली बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज ना हो उसको रोकने के लिए, तो इसमें बोला गया कि जो 18 साल से नीचे हैं वो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम होगा तो जो भी क्राइम करेगा उसको ज्यादा सजा होगी। जैसे कोई क्राइम हो जाता है और अगर वो लड़की 18 से कम की है तो बोलते हैं ना पॉस्को लग गया उसके ऊपर, तो पॉस्को ये चीज होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पॉस्को के रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए, एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगर एग्जाम में पूछे जेजे एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो जेजे एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 2015 में। कब आया ये एक्ट? 2015 में। देखो पहले कुछ एक्ट होते थे, इसका पूरा नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में। इससे पहले एक्ट होते थे, जैसे एक एक्ट था जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ, ठीक है, एक था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2002 का था। इन दोनों एक्ट की जगह उन्होंने एक एक्ट लाया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कब लाया? 2015 में। इसने ये बोला कि जो बच्चे हैं, देखो अगर सपोज करो एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 से ऊपर है और 18 से कम है, मतलब 16 से 18 के बीच में है, और अगर वो किसी का मर्डर कर देता है, या वो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का किसी का रेप कर देता है, 16 से 18 साल का लड़का है, अब ये आगे हीनियस क्राइम, ये कोई छोटे मोटे क्राइम थोड़ी है यार, ये हीनियस क्राइम है,
कि मतलब अगर किसी का मर्डर कर देना, अगर 16 से 18 साल का बच्चा है तो अगर, तो वो उसको तो हम वहां पे बच्चा ट्रीट करें 18 साल से नीचे पॉस्को में, तो फिर तो उसको मतलब सजा नहीं होगी। तो बट इतना बड़ा अगर वो हीनियस क्राइम करेगा तो हम उसको एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज कहां पर लिखी गई है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 में लिखी गई है, ठीक है। ऑल्दो 18 साल से ऊपर एडल्ट होते हैं, बट अगर 16 से 18 साल का बच्चा और वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो तो उसको हम एडल्ट कंसिडर कर सकते हैं। ये चीज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखी गई। इस एक्ट में बहुत चीजें आती हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों की अडॉप्शन कैसे होगी, ठीक है, वो इसी में आती है। इसके तहत ही सेंट्रल अडॉप्शन एक रिसोर्स अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी पहले भी सुपरवाइजर के टाइम में, तो ये सब। बट आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में आया, उसे रिप्लेस किया था जुवेनाइल डीलिंक्वेंसी लॉ था एक, और एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2002 का था। इन दोनों को रिप्लेस करके एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2015 में, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई होप आपको दिमाग में आ रही होंगी। एससी स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट, और अगर एससीसी बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट केसेस। एससीसी स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस। कुछ ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली बस फुल फॉर्म याद रखने, उसमें इतना बताने वाला नहीं है। एक फुल फॉर्म है एसएलपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल लीव पिटीशन, और ये आजकल न्यूज में बहुत चल रही है। तो कोर्ट बोल रहे हैं कि ये स्पेशल लीव पिटीशन ऐसे रोज रोज यूज मत किया करो, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल है। कुछ नहीं है, स्पेशल लीव पिटीशन एक आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको केस को सुन सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरा किसी से पंगा हो गया और वो कोर्ट चला, हाई कोर्ट में केस चला और जजमेंट आ गई, बट मुझे जजमेंट पसंद नहीं आई, ठीक है। और या मान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया कि ये हो गया इस केस में, ये उसको बोलते हैं ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ये नहीं दिया। चाहे वो सिविल मैटर था, चाहे वो क्रिमिनल मैटर है, तो मैं एसएलपी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को एज एसएलपी सुन सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुन सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। मतलब कहने का मतलब है अगर हाई कोर्ट का कोई केस, कोई डिसीजन आया है और डिसीजन पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा मतलब ज्यूरिस्डिक्शन है, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो उस केस को वापस सुन सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों के लिए होता है। सिर्फ सिविल आएगा तो ऐसा नहीं करना है, छोड़ देना। सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए होता है, ठीक है। और इसके लिए एक एज लिमिट में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई हाई कोर्ट में मेरा केस चल, ध्यान से सुनो इस कंसेप्ट को। फॉर एग्जांपल मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा था और मुझे उसकी जजमेंट पसंद नहीं आई, ठीक है, तो मैं 90 डेज के अंदर एसएलपी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। कितने दिनों के अंदर? 90 डेज के लिए फाइल कर सकता हूँ एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलूंगा कि भाई मेरा पॉइंट रखो और सुनो इसको, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई कोर्ट है वो मुझे ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो होता है वो नहीं दे रहा है, अगर वो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं दे रहा है तो मुझे कितने दिन दिए गए हैं? 60 डेज। तो मुझे 60 डेज के अंदर अंदर मैं जो है स्पेशल लीव पिटीशन के लिए बेसिकली फाइल कर सकता हूं। ये दो चीजें आपने याद रखनी। मतलब फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा था, हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा था और जजमेंट आने के 90 दिन के अंदर मैं स्पेशल लीव पिटीशन के लिए फाइल कर सकता हूं। और फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा था, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं दिया, तो 60 डेज के अंदर मैं स्पेशल लीव पिटीशन के लिए फाइल कर सकता हूं। एसएलपी की फुल फॉर्म स्पेशल लीव पिटीशन है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल दे देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर कोई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है बट फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल करके सुप्रीम कोर्ट हमारा केस सुनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक होता है, हमने पढ़ा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक होता है जेडीआर। जेडीआर की फुल फॉर्म है जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या? जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब ये भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं, बट इसकी खासियत ये है कि ये रेजोल्यूशन, पहले लिख लेते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं, बट इसकी खासियत ये है कि ये एक जज द्वारा प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जज हेल्प करता है लिटिगेंट को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करके बाहर ही केस को निपटा दे। यहाँ पे जज की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए इसको जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये एडीआर ही है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह ही है, बट इसकी खासियत ये है कि ये बेसिकली जुडिशियरी, यहाँ पे जुडिशियरी का रोल हो जाता है। जज जो है वो एक तरह का मीडिएट करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक फुल फॉर्म होती है पीपी। पीपी स्टैंड फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी होता है तो सोसाइटी की तरफ से लड़ते हैं जो, मतलब स्टेट की तरफ से, स्टेट मतलब वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जो स्टेट के इंटरेस्ट में रिप्रेजेंट करेगा चीजें, उसको बोलेंगे पब्लिक
प्रोसिक्यूटर, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिलेटेड, पीपी के रिलेटेड काफी फुल फॉर्म्स है, जैसे एपीपी पूछे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट क्या, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीपीपी पूछे, इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, तो ये चीज भी आपने याद करनी है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी एक बार देख लेना। अब हम चलेंगे सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जो फुल फॉर्म्स आपकी आती हैं उसको हम कवर करेंगे, बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चे अभी तक लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आपको सिंसियरली ये पसंद आ रहा है तो आप साथ में सब्सक्राइब बटन है उसको दबा सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है, और बाद में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा जो इनिशिएटिव है वो दूर तक पहुंचे जहां पर हम पहुंचाना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज दैट जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की अच्छे से और जेन्युइनली वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉक टेस्ट को, अब आपका एक वीक है कश्मीर के लिए और जम्मू वालों के लिए 1-2 हफ्ते हैं, 1.5 हफ्ता बचा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल में सर्च करो, सिंपली लिखना awakeningclasses.in, क्या लिखोगे, awakeningclasses.in, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाओगे, वहां पे जूनियर असिस्टेंट के सेक्शनल टेस्ट पड़े हुए हैं 12 और 2 फुल लाइन टेस्ट पड़े हुए, तो टोटल 14 टेस्ट है वहां पर, जिसमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वहां पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चार्जेस आर मिनिमल 79 रुपीज में आपको सारे मिल जाएंगे, इसमें कुछ ऐसे बड़ा चार्ज नहीं है, जस्ट मुझे कुछ अपना डोमेन सर्वर देखना होता है, तो आप वहां पर जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो इनरोल कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या कवर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल में बात करें, मैंने आपको बोलता हाई कोर्ट के नीचे हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, मैंने आपको यही बोला था, हाई कोर्ट के नीचे हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, इसको बोला, डिस्ट्रिक्ट जज को बेसिकली एक और नाम से बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट भी बोला जाता है, इस कोर्ट को सेशन जज कोर्ट, ऐसा क्यों बोला जाता है, ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को, ये मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, बट अभी मुझे फुल फॉर्म बतानी है। तो अगर आपको डीजे पूछे तो डीजे, ये डीजे वाले बाबू नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, वो सिविल केसेस को भी लड़ते हैं, सिविल केसेस को भी देखते हैं और क्रिमिनल केसेस को भी देखते हैं। जब ये क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे होते हैं तो इनको बोलते हैं सेशन जज, क्या बोलते हैं, सेशन जज, और जब ये सिविल केसेस को डील कर रहे होते हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, तो इतना मैंने आपको पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो जज कोर्ट होता है उसमें अगर ये सिविल केसेस को देख रहे हैं तो इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस को सेशन जज, एक ही बंदा है, ठीक है। अब जो क्रिमिनल साइड में हम इनके नीचे आ जाते हैं सीजीएम, तो सीजीएम की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्या बोलते हैं इनको, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ये फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं, तो ये क्रिमिनल साइड में आते हैं, क्रिमिनल केसेस वाली जो सुनने वाली बात आ जाती है, ठीक है। इनके नीचे हमारे जेएम आ जाते हैं, जेएम स्टैंड फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ऐसे चीजें चलती रहती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर सिविल साइड में बात करूं, इनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट आ जाते हैं, जज कोर्ट आ जाते हैं, और उनके नीचे हमारे मुंसिफ कोर्ट्स आ जाते हैं, कौन से आ जाते हैं, मुंसिफ कोर्ट। तो ये सारा मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट में अच्छे समझाया किसका क्या फंक्शन है, यहां पर मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, डीजे स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट जज, एक आपने कवर कर ली, फिर क्रिमिनल साइड में सेशन जज होते हैं, फिर उनके नीचे आ जाते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजेएम की फुल फॉर्म पूछे तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे जीएम, जीएम स्टैंड फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ये चीजें, इधर सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट जज, सबऑर्डिनेट जज, उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आपको पता है पहले आईपीसी होता था, तो आईपीसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, इंडियन पीनल कोड, क्या था, इंडियन पीनल कोड। जम्मू कश्मीर में क्या चलता था, आरपीसी, रणबीर पीनल कोड, तो आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड। फिर सीआरपीसी था एक, ठीक है, सीआरपीसी था जिसका नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, दिस इज इंपॉर्टेंट यार, इनके नाम चेंज हो गए ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो आपका चलता था आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईए स्टैंड्स फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब इन तीनों के नाम चेंज हो गए भाई, इन तीनों के नाम चेंज हो गए, इनमें थोड़े रिफॉर्म्स आए, तो जैसे इंडियन पीनल कोड की जगह नाम चेंज होकर क्या आया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, संहिता, ठीक है, ये याद कर लेना। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम चेंज होके क्या आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, सुरक्षा संहिता, तो ये याद कर लेना। इंडियन एविडेंस, एविडेंस को क्या बोलते हैं, एविडेंस होता है साक्ष्य, तो इसका नाम पड़ा भारतीय साक्ष्य बिल, क्या, भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है, इसका ये नाम है। तो इनके नाम आपने याद रखे, देखो लिखा तो बहुत गंदा बट आपको सुन लो। आईपीसी पहले था इंडियन पीनल कोड, इसका नाम चेंज हुआ भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका नाम चेंज हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसका नाम चेंज होकर भारतीय साक्ष्य बिल, क्या आया, भारतीय साक्ष्य बिल, तो ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा
सकता है। ठीक है, ये नाम चेंज हुए, अब क्या बना है उसकी जगह कौन सा है ये अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर अब दो चीजें, एक होता है एमओयू, एमओयू स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? मोमोरेंडम, मेमोरेंडम, सॉरी यार, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने सुना होगा ना यार, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो आप सबको पता है, आप थोड़ा बहुत तो देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए ने एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, मतलब जो एक आउटलाइन प्रिपेयर करते हो ना एग्रीमेंट की, दो तीन पार्टी, मतलब हम क्या क्या करेंगे ये वो, ये सारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आता है। फिर एक और चीज होती है इसमें, एमओए, मोमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए स्टैंड फॉर मोमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मोमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ऑपरेशन बताता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, एमओए, इनकी बस फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपने अच्छे से कवर कर लेने। ठीक है, फिर अगर आपको पूछे आरटीआई की फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, आरटीआई स्टैंड फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हम पब्लिक ऑफिस में से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये हमें एक्ट में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। कब आया था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक्ट इनेक्ट हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, 2005 जून में इनेक्ट हुआ था। फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था अक्टूबर के महीने में 2005। तो मतलब 2005 आपको ईयर रटना है। इसका काम क्या है? ये सिटीजन को बेसिकली एक राइट प्रोवाइड करता है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, तो वो है बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन। कब आया था एक्ट? 2005 में आया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने याद करना है। ठीक है, 20 साल हो गए इसको, 2025 चल रहा है, 2005 में आया था। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू, ट्रिब्यूनल्स भी कोर्ट के रिलेटेड, इसमें भी कोर्ट के बंदे ही होते हैं, जजेस ही होते हैं। देखो ट्रिब्यूनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। जैसे कैट एक ट्रिब्यूनल होता है, फिर एएफटी एक ट्रिब्यूनल होता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने पढ़ा हुआ है, ये चीजें हम देखें। बट ट्रिब्यूनल है क्या? क्या ट्रिब्यूनल्स के बारे में ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात है? तो नहीं है, ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात नहीं थी। ट्रिब्यूनल्स क्या है? ट्रिब्यूनल्स का कुछ नहीं है, ट्रिब्यूनल्स का मतलब है कि जो बेसिकली डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जिनको जल्दी सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की सर्विस रिलेटेड कोई इशू है, तो अब वो कोर्ट में जाएगा तो कब सॉल्व होगा? अब हर एक की सर्विस, जैसे कोई सर्विस मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, अगर कोई मान लेते हैं उसका कोई केस है, तो अगर वो केस भी अब हाई कोर्ट वोर्ट में चलने शुरू है तो फिर तो बड़ी, ऐसे तो बड़े मुद्दे होंगे। तो उसके लिए बेसिकली स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स होती हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? इनका भी काम है डिस्प्यूट को सॉल्व करना, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट का काम होता है। ठीक है, ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट जो 42nd अमेंडमेंट हुई, कब इनको डाला गया इस कंसेप्ट को? 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। इसमें एक पार्ट डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस पार्ट का नाम था पार्ट 14th ए। पार्ट 14th ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट 14th ए का नाम ही था द ट्रिब्यूनल्स। क्या नाम था? ट्रिब्यूनल्स। और इसमें दो आर्टिकल पढ़े, दो आर्टिकल, एक है 323 ए, 323 ए और दूसरा 323 बी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको याद रखने। 323 ए जो है, इसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सर्विस के रिलेटेड इशू है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में होते हैं। और 323 बी में ये डील करते हैं अदर मैटर्स, मतलब ये वाले जो मैटर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आएंगे उसको छोड़ के बाकी मैटर्स के लिए 323 बी में ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की सबसे अच्छी एग्जांपल है कैट। ठीक है, कैट, कैट का नाम तो सबने सुना होगा। कैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी फुल फॉर्म तो सबसे पहले याद कर लेना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी तरह हर स्टेट की भी एक अपनी ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आप जो 323 ए में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनती है, उनका काम क्या होता है? डिस्प्यूट जो रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है या किसी पर्सन की सर्विस की कंडीशंस के रिलेटेड है, जैसे पीएससी होगी, लोकल बॉडीज होगी, कुछ भी हो गया, उनके रिलेटेड जो भी, मतलब समझ लो जो भी सर्विसेज रिलेटेड इशू होंगे ना, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 ए में आएंगे। और उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैट। कैट स्टैंड फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसी तरह स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट भी आया था, उसके तहत कैट वेट बना था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया? 1985 में। तो ये डेट भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैट की फुल फॉर्म पूछ ली तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेज की भी ट्रिब्यूनल होती है, इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, एएफटी। अगर पूछ ले एग्जाम में एएफटी की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड
फोर्स के जो केसेस हैं वो डील करता है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था, सबको बताना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स बेसिकली हमारे डिस्प्यूट को एडज्यूट करने के लिए एक बॉडी है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया, इसमें पार्ट 14 थे हमने डाला, इसका नाम था द ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 323A आया, 323B, 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ डील करता है, इसमें बाद में हमने एक एक्ट भी लाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, इसी के अंदर कैट आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली लोगों की सर्विसेज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और डिफरेंट स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनी। उसके बाद 323B में अदर मैटर्स आने लगे, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल भी होती है और नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल भी होती है, एनजीटी जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हमने कवर करी और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए। आने वाले लेक्चर्स में देखो, आने वाला जो कमिंग लेक्चर है, अगर आप मुझे एक तो मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़ानी, अगर आप मुझे बोलोगे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स की जरूरत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कल मैं ट्राई करूंगा गवर्नमेंट स्कीम्स लगाने की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो पूछता है एग्जाम में, टर्मिनोलॉजीज पूछता है, उनको भी मैं रिवाइज करवाने की आपको कोशिश करूंगा इसी तरह से, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। अगर आप नहीं बोलोगे तो यार मुझे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं ट्राई करूंगा लेक्चर्स लाने के आने वाले 2-3 दिन, ताकि आपके अच्छे से निकल जाएं। और अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है बहुत क्वेश्चन आ रहे हो, जिसमें आपने अभी आपका कमांड नहीं है, तो आप मुझे बता देना, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट पे उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। और अगर इतने देर से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो यार, इतना नहीं है कि आप शेयर ही नहीं करते हो, तो करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी चीजें फ्री में मिल रही हैं तो बाकियों को भी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट भी आप अवेल कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं शेयर कर देता हूं। और प्लस कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड इशू है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स हैं हमारे, वहां पर करंट अफेयर्स डेली अपलोड होते हैं, वहां पर कवर कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।